पहले तो कल्पना सुरेन जी ने हमारा घर में भी जंग लगा दिया। अभी हम लोग का सब सीएम का वाइफ चुनाव लड़ना था। घुसपैठी का दिल में तनाव पैदा होना सही। 2 साल घुसपैठी हार्ट अटैक में मर भी जाना सही। मैं सबको बुलाता हूँ, भाई हमारा पार्टी में आओ, आज नहीं तो कल सफल होंगे। हमारा पार्टी का काम ही है सरईवटी सरईवटी, चलते जाओ, मिलते जाएगा लोगों को। माया सम्मान योजना धोखा। तो दिया जब जलते हैं तब आप रोशनी नहीं देगा, जो दिया जब खत्म हो जाएगा उसका बाद आप रोशनी देगा। ये कैसा कानून नहीं है। तो पहला बार मैंने सुना, एक फाइल सीजीएल का एग्जाम कैंसिल करना, दूसरा फाइल गोगो डीडी को लॉन्च करना, ये 2 फाइल करके ही नेक्स्ट डे सुबह में गुवाहाटी आऊं। इतने व्यस्त कार्यक्रम में से हेमंत बिस्वा जी ने समय निकाला। दूसरी यात्रा है सर हम लोगों की। एक बार पहले जब जो है एक बार आए थे और इस समय तो मतलब बिल्कुल गहमा गहमी चल रही है और उसमें से आप देख रहे हैं कि पूरे तरीके से अच्छा बातचीत हो रही थी। अब हेमंत जी पूरा एकदम झारखंड में ही है? तो जो हमारे रिपोर्टर हैं और साथी हैं, जब भी मिलना चाहे जाके भैया संपर्क में रहे, जरा बातचीत रहे। और पिछली बार का जो मेरा अनुभव है, बेबाक और खुले मन से बात करते हैं, कोई दुराव छिपा नहीं है, जो कहना है वो एकदम सीधा बोल देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सिलसिला शुरू किया जाए। मेरा सवाल है कि इंडिया गठबंधन से मुकाबला में आज भाजपा कहाँ खड़ी दिख रही है? देखिए, मेरा पहला दिन से ही मैं ये विश्वास करता हूँ और मानते आया हूँ कि हम पहला दिन से ही एडवांटेज में हूँ। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखिए और माहौल देखिए, दोनों में मैं लगता हूं कि हम पहला दिन से ही एडवांटेज में हूं। सरकार एनडीए बीजेपी का बनेगा, मेरा मन में पहला दिन से ही उसमें कोई संदेह नहीं है। सर, तीसरा सवाल, 3-4 सवाल मेरे पास आया। मनोज जी नमस्ते। जब आपको झारखंड में सह प्रभारी की जिम्मेवारी मिली थी, उस समय से लेकर अब तक पार्टी की परिस्थिति में कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आए, झारखंड का सरकार ने एक माहौल बनाया कि सरकार जीते हम हारे। हालांकि हमें 9 सीट मिले थे, लेकिन लोगों में एक माहौल बन गया था कि नहीं आप लोग हारे हैं। मतलब पूरा सरकार का तंत्र, हमारा जो कॉन्फिडेंस है उनको तोड़ने में लगा हुए थे। आप जहां भी जाओ ऐसा ही था, चुनाव तो आपको खराब हुए हैं, आपका तो अच्छा नहीं हुए हैं। तो मुझको लोगों से झगड़ा करना पड़ा, भाई 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो वो जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट किया था हमारे सरकारी लोगों ने मिल के, मेरा लगता है जो हमारा उपलब्धि रहे 3 महीना में, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो स्टार्ट किए थे, लेकिन हम उनको पलटने में कामयाब हुआ। अभी लोगों का ये दिल और दिमाग में है कि सरकार हमारा बनेगा। और प्रधानमंत्री जैसे राहुल गांधी ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया, 99 जीता, उन्होंने हवा बना दिया कि 100 में 99 जीता। तो लेकिन लोगों ने नहीं बोला कि मैं 500 से 99 जीता हूं। तो यही सेम काम यहां में हो रहा था और उससे हम लोगों को बाहर निकाला कि हम हमेशा झारखंड में स्ट्रांग हो और झारखंड में आज भी स्ट्रांग है और आगे भी हम स्ट्रांग रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस कार्यकर्ता का बीच में देने में शायद लास्ट 3 महीना में हम लोग सफल हुए। उसके बाद झारखंड में जो आप आए हैं लगातार फायर कर रहे हैं, पॉलिटिकल फायर, उसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारे उत्तम जी का है। नमस्कार। आपकी पॉलिसी हायर एंड फायर की रही है। पिछले माने इस चुनाव में दूसरे दलों से आए हुए लोगों को भी आपके द्वारा काफ़ी संख्या में टिकट दिया गया है। क्या आपको अपनी पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं है? देखिए, हमारा पार्टी में कुछ वैकुअम थे। कोई क्षेत्र में, जैसे राशि में, हमने कोई पार्टी का बाहर का लोगों को टिकट नहीं दिया। हजारीबाग में टिकट नहीं दिया हो, धनबाद में टिकट नहीं दिया हो, जमशेदपुर में टिकट नहीं दिया हो। लेकिन लोकसभा परिणाम अध्ययन करने का बाद
हम लोगों को लगे कि कोई जगह में हमारा कुछ वैकुअम है और हर पार्टी चाहेगा कि वो वैकुअम को फिलअप किया जाए। तो हमारा प्रयास रहे जहां हम नहीं हैं वहां हम लोगों को लाए, लेकिन जहां हम पहले से है वहां हम लोगों को नहीं लाए। आज अगर आप जेएमएम का बात देखें, जामा उनका पास थे, लेकिन उन्होंने फिर भी लोगों को हायर किया। लेकिन हम हमारा सीट में लोगों को हायर नहीं किया, हम वही लोगों को लाया हूं। बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन हम लोग लिया था कि ये जगह में हमारा वैकुअम है और ये वैकुअम को हमें फिलअप करवाना है। तो इसीलिए ये जो भी हमने किया ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है और ये चुनाव में हमें मदद मिलेगा। सर, आप तो वैक्यूम भर लिए अपना, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कैसे वैक्यूम फिर आपके यहाँ हो गया जो भर करना चाहिए। मनोज जी। जी, मनोज बोल रहा था। टिकट बंटवारे के बाद आपके एक विधायक और कई सीनियर नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए, क्या लगता है इससे क्या उनको कमी रह गई? देखिए, झारखंड का जो इलेक्टोरल इतिहास रहा है, कोई लोग पार्टी में जोड़ता है खाली टिकट लेने के लिए और टिकट नहीं मिलने से चला जाते हैं। ये झारखंड का जो मेरा पहले ऑब्जर्वर रहे, भूपेंद्र सिंह यादव रहे, जो भी रहे, मुझको तो अभिनंदन कर रहे भाई, तुमने इस बार अच्छा मैनेज किया। हम लोगों ने तो भूमिकंप देखा था, इस बार तो थोड़ा सा ही झटका हुआ है। तो लगभग जितना असंतुष्ट साथिया थे और जो जेएमएम का ग्रिप में नहीं है उनको हम मना लिया है, लेकिन जो मूलभूत से चुनाव लड़ने के लिए ही बीजेपी में आए थे या जिसका जेएमएम का साथ संपर्क हो गया है उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे जब मैं यहाँ आए थे, हमारे 3 लोग जेएमएम का संपर्क में थे। जैसे जेएमएम का तंत्र होते हैं, मेरा भी कुछ तंत्र होते हैं, तो 3 लोगों में हम वर्क किया, भाई आप लोग जेएमएम मत जाइए। 2 में मैं कामयाब हुआ, एक हमेशा जेएमएम का साथ रहते थे, उनको टिकट नहीं मिला। तो पहला दिन से ही हम लोग स्ट्रेटेजिकली काम कर रहा हूँ। और इस बार आप देखिए, टिकट देने का बाद कोई ऑफिस में धरना नहीं है, धर्मघट नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है। और टिकट किसको मिला है? जो अटकलें लगाए जाते थे कि इसको मिलेगा, उसका पास बहुत पैसा है, इसको मिलेगा, इसका प्रभाव है। आप देखिए, कोई प्रभावी लोग जिसका बारे में अटकल लगाया गया था कि इसको मिलेगा ही, उसको मिलेगा, इसका साथ उनका संपर्क है, किसी को टिकट नहीं मिला। मेरिट में टिकट मिला इस बार। किसी का आप नाम बता रहे थे जो आपके यहाँ भी रह के जेएमएम के संपर्क में, देखिए, कौन है वो? देखिए, जैसे लुइस मरांडी जी, बाकी 2 का नाम मैं नहीं बताऊंगा, अभी हम लोग का साथी में है, ठीक ठाक है, मैं समझा लिया हूँ। लेकिन पहला दिन से ही हमारा ये इनपुट था कि वो जेएमएम का संपर्क में है। तो इसीलिए हमने पहला दिन से ही मन बना लिया था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। कोई जगह में हमें ये भी डर था कि भाई टिकट मिलने का बाद भी तो मेन मौके पर विड्रॉ ना कर दो। अच्छा। तो इस बार किसलिए जेएमएम ने पूरा ताकत लगाया था, तो इसलिए हमको काफी सावधानी से टिकट बांटना पड़ा कि भाई नामांकन देने का बाद भी तुम एक तरफा विड्रॉ ना कर लो। कोई चीज हम देख के समझ के हम अल्टीमेटली हमने टिकट देने का काम किया। जी, अगला सवाल विवेक जी का है। सर नमस्ते। ऐसी चर्चा है सर कि कई दलों के बड़े नेताओं को भी सर आप बीजेपी में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने नहीं इनकार कर दिया। कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई है। मैं सबको बुलाता हूँ, भाई हमारा पार्टी में आओ, आज नहीं तो कल सफल होगा। नहीं, केंद्रीय नेतृत्व ने सर इनकार कर दिया। नहीं, केंद्रीय नेतृत्व देखिए, पार्टी में ज्वाइन करवाने में इनकार नहीं करेगा, टिकट देने में इनकार करेगा, बिकॉज टिकट देने का उनका विशेषाधिकार है। तो टिकट देने का निर्णय मेरा हाथ में नहीं है, लेकिन मैं कोई नेताओं को पार्टी में लाना चाहता हूं जो झारखंड के लिए अच्छा होगा, हमारा पार्टी के लिए अच्छा होगा। 2026 में नहीं हो पाया, 29 में दोबारा ट्राई करूंगा। कांग्रेस पर विशेष नजर है। हमारा पार्टी का काम ही है सरईवटी चलते जाओ, मिलते जाएगा लोगों को। और कांग्रेस पर विशेष नजर है। नहीं, कांग्रेस में है
6-7 व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति है, जेएमएम में 3-4 व्यक्ति है जो अच्छा व्यक्ति है। मेरा कोशिश होगा आगे जाके उनको जोड़े। इस बार नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारा पार्टी का 6-7 अच्छा लोग है। मेरा जो मतलब देखिए, तमाम तो कार्यकर्ता लोग अच्छा होते हैं, जो नेता में 6-7 अच्छा नेता पार्टी में अभी भी है। यहाँ में जेएमएम में 4-5 लोग हैं जो हम आइडियोलॉजिकली कभी भी मैच कर सकता हूँ आगे जाके। तो इसीलिए मेरा लगता है कि हमारा एंगेजमेंट झारखंड में सला रहेगा और आगे भी वो साथियों को पार्टी में लाने का हम काम करूंगा। टिकट देना नहीं देना वो तो मेरा काम नहीं है। अगला सवाल सुनील चौधरी का है। सर, ये हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है, तो आपने घोषणा कर दिया गोगो दीदी योजना में हम 2100 देंगे, तो उसका काट के लिए वो फिर कर दिए कि 2500। तो अब क्या होगा गोगो दीदी योजना का? 2 बातें हैं। पहला, मैया सम्मान योजना एक धोखा है। कोई भी योजना अगर आपको स्टार्ट करना है और आपका नियत अच्छा है, कम से कम आप 2 साल चलाएगा। चुनाव का ठीक पहले आपने 3 महीना के लिए ये योजना चलाया। अगर आपको माताओं के लिए सम्मान थे तो आप पहला दिन से ही चलाएगा। जैसे आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था चुनाव में कि 70 साल का ऊपर सब लोगों को आयुष्मान भारत का योजना का लाभ मिलेगा। तो आज से शुरू हो गया। 21 हमारे 5 करोड़ नया गरीबों को मकान मिलेगा, शुरू हो गया। तो जो मोदी जी का मैनिफेस्टो है, मोदी जी ने पहला 3 महीना में ही उनको लगभग इम्प्लीमेंट कर दिया, जो जनता से जुड़े हुए हैं। जैसे असम में मैंने मैया शुरू किया था, 2021 में शपथ लिया, शपथ लेने का 1 महीना का बाद हमने शुरू कर दिया। 4 साल चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला था, शपथ लेने का 2 महीना का बाद स्टार्ट कर दिया। ये मैया का जो कॉन्सेप्ट है गलत है। आप 3 महीना चुनाव का पहले देना, चुनाव का बाद क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। अभी भी कैबिनेट में बोला कि हम 2500 दूंगा, लेकिन इस महीना में तो किसी का खाता में 2500 नहीं आने वाला है। ये भी धोखा। ये तो चुनाव में हम मुद्दा उठाऊंगा, भाई नवंबर महीना में आपका कितना जमा होगा, 1000 जमा होगा कि 2500 जमा होगा। जाते जाते भी वो धोखा करके गया, 2500 बढ़ाया बोला, लेकिन 2500 तो किसी का खाते में आएगा नहीं। कैबिनेट का डिसीजन था सर कि दिसंबर से। अरे दिसंबर कौन देखा है? आप जब आप सीएम जब नहीं है उसका घोषणा आप करेगा क्या? देखिए, अगर मैं आज घोषणा करूं कि 2027 सन में आसाम का माताओं को 10,000 रुपये अकाउंट में मिलेगा, लोग बोलेगा तुम्हारा चुनाव तो 26 में है, तुम 27 का घोषणा क्यों कर रहे? भारत का ऐसा मुख्यमंत्री होगा कि जब मैं शासन में रहूं तब वो योजना लागू नहीं होगा, मैं शासन में जब जाऊं उसका बाद लागू होगा। कैबिनेट कौन दिन खत्म हो गया? जो दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आए, कैबिनेट का क्षमता वही दिन खत्म हो गया। तो तुम्हारा जो 2500 का निर्णय था वही दिन से हो जाना चाहिए था कि आज शाम से 2500 मिलेगा। तो चुनाव आयोग अब तो रुकते नहीं थे, अब दिसंबर का बात क्यों बोलो? मेरा तो मन था कि नवंबर में दे देगा, इसलिए उनका पावर तो नवंबर तक है ना। तो दिया जब जलते हैं तब आप रोशनी नहीं देगा, जो दिया जब खत्म हो जाएगा उसका बाद आप रोशनी देगा। ये कैसा कानून नहीं है? तो पहला बार मैंने सुना कि जाने वाला मुख्यमंत्री बोल रहे हैं मैं जाने का बाद ये स्कीम लागू होगा। लेकिन जब बीजेपी गोगो दीदी करेगा, मुख्यमंत्री जी वहां शपथ लेगा, यहां आके गोगो दीदी का फाइल साइन करेगा, शपथ लेगा। और पहला 2 फाइल में रेडी करके रखने के लिए बोल दिया हूं। एक फाइल सीजीएल का एग्जाम कैंसिल करना, दूसरा फाइल गोगो दीदी को लॉन्च करना। ये 2 फाइल करके ही नेक्स्ट डे सुबह में गुवाहाटी जाऊंगा। अगला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है राणा जी। राणा जी, मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है कि आपके विपक्षी कह रहे हैं कि आप राज्य में तनाव और समाज बांटने का, मैं आने का बाद तो मैंने झारखंड में तो कोई तनाव नहीं देखा, और चुनाव के दौरान आपको रोकने की मांग की जा रही है। देखिए, लास्ट 3 महीना में झारखंड में हूँ, कोई तो तनाव नहीं देखा। झारखंड तो शांति है।
लेकिन ऐसा ही बयान अब नहीं, तक नहीं। बार बार आ रहा है। न बयान तो आना चाहिए, घुसपैठी का दिल में तनाव पैदा होना चाहिए, 2 साल घुसपैठी हार्ट अटैक में मर भी जाना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता का मन में कोई तनाव नहीं है, शांति है। दीपावली भी बहुत बढ़िया से होगा, छठ पूजा भी बढ़िया से होगा। मैं तो झारखंड में कोई तनाव नहीं देखा। तनाव हो सकता है, उनका घर में तनाव होगा। ये अगला सवाल है बड़े कहाँ जा रहे हैं, छोटे के कहाँ जा रहे हैं, मजले कहाँ जा रहे हैं, उनका घर में तनाव चल रहा है। मेरा तो यहाँ कुछ तनाव नहीं है। अगला सवाल प्रणव जी का। सर, बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन पे हमलावर है, कल्पना सोरेन पे हमलावर है, और दोनों चुनावी कैंपेन लगातार कर रहे हैं और दोनों की सभाओं में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इसको किस रूप में देखिए, देखिए? पहले तो कल्पना सोरेन जी ने हमारा घर में भी जंग लगा दिया। अभी हम लोग का सब सीएम का वाइफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग घर में शांत करके बैठा के रखा था ये लोगों को। अभी सब बोलते हैं यार कल्पना सोरेन को देखो, हमारा हस्बैंड हमको आने नहीं देते हैं। हमारा घर में भी तनाव पैदा हो गया है अभी। तो कम से कम मैं मैडम को रिक्वेस्ट करता हूं, भाई हमारा घर में तो तनाव मत लाइए, कि इसलिए हम अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूं बीजेपी में पति पत्नी दोनों को चुनाव लड़वाने का। जहां तक भीड़ है, जेएमएम का अपना वोट बैंक है, लोग आएगा सभा सुनने के लिए। लेकिन मैं भी तो फॉलो करते हूँ। मैं तो कोई राशि में सभा नहीं देखा, कोई हटिया में सभा नहीं देखा, काके में नहीं देखा, हजारीबाग में नहीं देखे, पलामू में तो मैं सभा नहीं देखा। अपना ही कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपने जो बोला जबरदस्त भीड़ आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है थोड़ा बताइए। मैं भी उनका ट्विटर वगैरह फॉलो करता हूँ, मैं तो देखा नहीं कहीं जबरदस्त भीड़। हाँ, वो समय आए थे जब सरकारी तंत्र सेल्फ हेल्प ग्रुप का माता उनका सभा में लेके आते थे। अभी तो जर्मन हैंगर भी गायब होगी। अभी कहाँ है भीड़, दिखाइए। हमारा असम में जब चुनाव आते हैं, 6 महीना पहले मैं डीसी लोगों को बोल देता हूं कि भाई आप लोग भीड़ मत लाइए, तब मुझको अंदाजा नहीं होगा कि मेरा पॉपुलैरिटी है कि नहीं। ऑफिसर लोग सीएम को जाल में फंसा लेंगे। चुनाव का पहले सरकारी तंत्र से लोग आते हैं, मुख्यमंत्री या मंत्री लोगों का एक भ्रम हो जाता है कि ये हमारा पब्लिक है। इसीलिए असम में हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि चुनाव का 6 महीना पहले से मैं सरकारी सभा नहीं करूंगा। सरकारी उद्घाटन छोटे होगा, पार्टी का सभा बड़ा होगा। यही एसओपी है हमारा। आप देखिए, चुनाव का पहले हजारीबाग में हेमंत सोरेन जी का बड़ा सभा हुए थे जर्मन हैंगर में। क्या अभी वो कर पाए? अभी बोलिए। चुनाव का पहले डीसी होता है, एसपी होता है, तंत्र होता है, माताओं को बुला के ले आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। नहीं आएगा तो मैया कट जाएगा। इसलिए 2 डिफाइंड लाइनिंग है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पहले कितना लोग हुए थे, बाद में कितना लोग हुए थे। आप दोनों वीडियो लगा के आप लोग एनालाइज करिए। चुनाव कौन जीतेगा हारेगा, रिजल्ट आपका साफ साफ हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग के डिजिटल के साथ क्या है? सर, सोशल मीडिया में ना एक ऐसा चल रहा है लाइन कि भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद का सदैव मुखालफत करती रही है, करीबन 17 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक किसी पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक से। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, परिवारवाद का बात ऐसा है, हमारा पार्टी में एक परिवार का कोई भी 2 सदस्य नहीं लड़ रहा है। ये अर्जुन मुंडा जी का परिवार लड़ रहा है, अर्जुन मुंडा जी नहीं लड़ रहा है। मतलब एक परिवार से 2 सदस्य हमारा चुनाव में नहीं लड़ रहा है। तो इसीलिए परिवारवाद तब होते हैं जब एक ही परिवार का 3, 4, 5 व्यक्ति चुनाव लड़ जाते हैं। राजनीतिक जो परिवार जुड़े हुए हैं, जैसे वो परिवार का कोई ना कोई चुनाव लड़ना नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में स्वाभाविक है। लड़ते आए हैं, लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी ने एक ही एक्सेप्शन किया है, समफाई सोरेन जी और बाबूलाल सोरेन जी का मामले में। वो हमारे कमिटमेंट था,
हमने कमिटमेंट पूरा किया, लेकिन बाकी हमारा बीजेपी से जुड़े हुए कोई परिवार का दूसरा सदस्य ये चुनाव में नहीं लड़ा है। अब मीरा मुंडा को मत दीजिए, अर्जुन मुंडा को देते थे। तब अर्जुन मुंडा लड़ने से आप परिवारवाद का बात नहीं बोलते थे, मीरा मुंडा लड़ने का कारण आप परिवारवाद का बात बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन मुंडा भी दूसरा सीट मांग सकते थे कि मेरा परिवार को भी लड़ाओ, मुझको भी लड़ाओ, लेकिन पार्टी और अर्जुन मुंडा दोनों ने बोला भाई अगर मीरा जी लड़ेगा तो हम नहीं लड़ेगा। और हमारा ये आग्रह था कि थोड़ा महिला लड़े, थोड़ा सा महिला का नंबर बढ़े। अगर पूर्णिमा आज चुनाव लड़ रहा है, उनको रघुवर दास जी से जोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए वो एक जर्नलिस्ट थे, अपना ताकत में चुनाव लड़ेगा, पहला बार चुनाव लड़ रहा है। और मेरा लगता है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया हो जो एक परंपरा को हमने तोड़ा है। जहां तक मैं मानता हूं कि बाबूलाल सोरेन जी और संभाई सोरेन जी हम 2 टिकट दिए हैं, एक्सेप्शन हुआ है, जनरली शायद हम 2 टिकट नहीं देते थे, लेकिन इसमें हमारा कमिटमेंट था, उनका साथ बातचीत हुए थे, हम कमिटमेंट पूरा किया। दैट इज द ओनली एक्सेप्शन वी मेड। जी मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है जो आप 68 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए, उसमें लगभग हम लोग जो देख पाए उसके हिसाब से लगभग 36 सीट ऐसा है जहां आपने वैसे प्रत्याशी उतारे जो आपके टिकट पर पिछला चुनाव नहीं लड़ा था, तो एक तरह से नए चेहरे को मौका दिए। कितना सफल होगा आपको लगता है? देखिए, हमने कोशिश किया हो 2 बात से बचने के लिए कि पहले हमें कोई ना बोले कि धन का बल से टिकट मिला है। इस बार आप पूरा चुनाव लिस्ट को देखेगा कि साधारण व्यक्ति को ही बीजेपी से चुनाव लड़वा गया है। एक सामाजिक संतुलन बनाए रखने थे, तो हमने सामाजिक संतुलन बनाने का भी कोशिश किया। रीजनल एस्पिरेशन को भी सामने लाने का हम लोगों ने कोशिश किया। और मेरा लगता है कि हमने रिलीजियन वाइज, कम्युनिटी वाइज, कास्ट वाइज सबको हमने बैलेंस करने का कोशिश किया। लेकिन झारखंड में एक समस्या है, असम और झारखंड का जनता समान है, लेकिन मेरा वहाँ 126 सीट है, आपका 81 सीट है, तो पॉलिटिकल स्पेस यहाँ लिमिटेड है। और मेरा लगता है कि इससे हम लोगों को कठिनाई भी हो रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 लाख वोट है, तो ये थोड़ा मेरा लगता है कि आप लोग चुनाव का ये बात को देखना चाहिए। ये मेरा लगता है कि ये प्रमुख होना चाहिए, नहीं तो लोगों का एक विधायक कभी 5 लाख लोगों को देखना, हम बोल सकता हूँ लेकिन होते नहीं है। विधानसभा ने 120 का भेजा है प्रस्ताव, जैसे असम में 126 है, तो यहाँ भी 120 होना ही चाहिए या ज़्यादा ही होना चाहिए। हम नया उम्मीदवार जैसे उतारा हूँ, उससे हमारा एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगा और उससे हमारा फायदा मिलेगा, हमको फायदा मिलेगा। फिर एक सवाल डिजिटल का है। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है कि संथाल परगना में एक बड़ी नेता आपकी पार्टी से चली गई और बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिस पे बीजेपी कभी जीती ही नहीं, तो उन सीटों के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, जैसे दुमका से लुइस मारांडी जी हमारा सलाह किया है, लेकिन पार्टी का कमिटमेंट देखिए। जब सीता सोरेन जी चुनाव लड़े थे, हमने सुनील सोरेन जी का टिकट काटे थे। वो समय हम उनको बोला था कि भाई तुमको टिकट दिया जाएगा, तो दुमका से सुनील जी का टिकट लोकसभा चुनाव से ही तय था कि भाई उनको मिलेगा। और ये बीजेपी ही है जो कमिटमेंट देके कमिटमेंट रखते हैं। संथाल परगना में हमारा पास सीट है, जो सीट में हम जीत नहीं सकता हूँ, पाकुर जैसा सीट है, लेकिन बाकी जो संथाल का अभी जो वातावरण है, मुझको लगता है कि इस बार हम लोग 75% सीट संथाल से जीत के आऊँगा, 25% सीट हम हारूंगा, 75% संथाल से सीट हम जीतूंगा। बहुत बढ़िया माहौल है और संथाल में हमारा कोई इंडिपेंडेंट भी ज़्यादा नहीं लड़ रहा है हमारा पार्टी से, इसलिए संथाल इस बार दूसरे मुद्दे में वोट देने जा रहे हैं। तो इस बार संथाल का पूरा सीजी है, अस्मिता का लड़ाई है। तो इसीलिए मेरा लगता है हमारा बीजेपी का इस बार सबसे, जहां से 2 सेक्टर से हमारा बड़ा गेन होगा, एक संथाल से, 2 कोल्हान से।
इसी से मिलता जुलता अगला सर मेरा सवाल है, राज्य के 28 ट्राइबल सीटों पर इस बार आपको कैसी प्रदर्शन की उम्मीद है? देखिए, ट्राइबल सीट का तो समीकरण ऐसे ही आपको बदलते हुए नजर देखेगा। जैसे आप देखिए, लास्ट टाइम हमारा पास सरायकेला नहीं थे, इस बार हम सरायकेला जीतेगा। पोटका लास्ट टाइम हम हारे थे, इस बार हम जीतेगा। हम पहले भी खूंटी जीते थे, इस बार भी हम जीतेगा। जामा लास्ट टाइम हम 1200 वोट से हारे थे, इस बार हम जीतेगा। तो 2 था 4 तो मैं मुंह में ही आपको बता दिया। तो इसीलिए मेरा लगता है कि 28 सीट में हम 14 सीट में मान के चल रहा हूँ। 14 सीट 14 आउट ऑफ 28 में 14 सीट मान के चल रहा हूँ कि ये हम मिलेगा, और उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। अगला जो सवाल है वो आपके मैंने उसको सुनेंगे तो खुश होंगे। हेमंता जी, जैसी घोषणाएं आप कर रहे हैं, जितने आत्मविश्वास से भरकर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, घोषणा, हमने जो चुनाव घोषणा पत्र बनाया हो, पहले काफी 3 महीना हमने रिसर्च किया हो, और हर घोषणा, अगर कल आप मुझे पूछे जब हमारा मैनिफेस्टो निकाले, भाई ये घोषणा कहाँ हुआ है, ये काम बीजेपी कहाँ किया है, हर घोषणा का साथ एक सक्सेस स्टोरी जोड़ा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं, भाई गोगो दीदी आप कहाँ किया है, ये आप झूठ बोलने आए हैं, नहीं, हमारा पास 6 सक्सेस स्टोरी मौजूद है। आप 1 लाख नौकरी कहाँ दिया हुआ है, हमारा पास सक्सेस स्टोरी मौजूद है। तो हमने इस बार जानबूझ के झारखंड में ऐसा ही घोषणा हम लोग करा हो जो हम सक्सेसफुली कोई ना कोई स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया हो, और उसमें थोड़ा झारखंडी कलर हमने ऐड कर दिया। जैसे असम का स्कीम यहाँ आप जक्स्टापोज नहीं कर सकते, उसमें झारखंडी रंग रूप उसमें रखना पड़ेगा। तो कोर स्कीम्स हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुली किया हो, उनका साथ झारखंडी फ्लेवर हमने ऐड किया हो। तो इसीलिए हम लोग आत्मविश्वास में है। चुनाव जीतना तो आत्मविश्वास मेरा पहला दिन से ही है, लेकिन सरकार बनने से भी कोई लोग प्लान करता है, अरे जीतने दो, बाद में होगा नहीं होगा। जैसे हेमंत सोरेन जी, आत्मविश्वास नहीं है तो दिसंबर से अनाउंस किया कि 25 से होगा। अगर आत्मविश्वास होते थे नवंबर से ही कर लेते थे, लेकिन हमने आपको वादा किया हो कम से कम 2 योजना, वहां सीएम शपथ लेगा, वहां होके जाएगा, फिर शाम 6 बजे का फ्लाइट से मैं गुवाहाटी जाऊंगा। सर, इस परिचर्चा का एकदम लास्ट दोनों करवा के फिर आप लोग का साथ मिठाई खा के मैं 6 बजे में चला जाऊंगा। सर, इस संवाद का एकदम लास्ट सेगमेंट है, और हेमंता बिश्व शर्मा बहुत बेबाक हैं और दिल से बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस सवालों का जवाब आप दिल से देंगे। एकदम दिल से। राज्य में सबसे बेहतर नेता कौन लगता है, एक नाम बताना है यहाँ में? हाँ, देखिए, मेरे लिए वो अच्छा नहीं होगा, सब बुजुर्ग है, बताइए ना। देखिए, हमारा पार्टी में इतना बड़े नेता है, और मैं अगर किसी का नाम बोल देता हूँ वो मेरे लिए अन्याय होगा, लेकिन जाने का समय मैं आपको एक स्लिप में लेके जाऊंगा। अच्छा। हेमंता बिश्व शर्मा की नजर में सबसे विजनरी नेता जो मुख्यमंत्री बन सकता है झारखंड का, वो कौन है? देखिए, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि पहले झारखंड में मेरा जो हम लोग ने इंटरनली बात किया हूँ, बहुत सारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट झारखंड में चुनाव हार जाते हैं। जब भी आप किसी को बोल लेगा ना वो सीएम है, टुटका है, तो सब उनको हरवाने में लग जाते हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि हमें चुनाव जितवाने के लिए आया हूँ, और जाते जाते हम चुनाव हरवा के चला जाने से अच्छा नहीं होगा। ठीक है। भाजपा और झामुमो का एक मजबूत पक्ष बताइए। भाजपा का मजबूत पक्ष क्या है? नहीं, देखिए, भाजपा का जो मजबूत पक्ष है, मोदी जी का नेतृत्व है, काम करने का साहस है। ये हमारा बहुत ही मजबूत पक्ष है कि भाई जब मोदी जी जैसा नेतृत्व हो, सरकार दिल्ली में हो, और झारखंड में काम करने का एक प्लेटफॉर्म बने, कार्यसूची सामने रहे, बढ़िया से आप कर सकते हैं। झामुमो का मेरा लगता है कि जो स्ट्रेंथ है शिबू सोरेन ही है। उनका जो आपका जो उन्होंने जो विरासत को जन्म दिया है,
आप उनका ऊपर ही काम कर रहे हैं, आप तो कुछ कुछ नहीं बनाए। शिबू सोरेन जी जो आपको दे के गया है उससे आप कम करते घटवा के आ रहे हैं, उसमें इजाफा नहीं कर रहे हैं। वाजपेयी जी जो दे के गया, सोरेन एक स्ट्रेंथ है, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने वो स्ट्रेंथ को माइनस करके चलते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।